दोस्तों जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का सीरीज है। इसके अंतर्गत यह 8वां सेशन है। 8वां सेशन का फर्स्ट वीडियो है। 8वें सेशन में आपके संविधान के प्रमुख अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसका यह पहला वीडियो है जिसमें आपको क्वेश्चन 1 से 30 तक कवर किया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वीडियो शुरू किया जाता है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? यानी जब संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया तो उसमें टोटल कितने अनुच्छेद तथा टोटल कितने अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन नंबर ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ। ऑप्शन बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ। ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन डी 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यानी जब भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया उस वक्त भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395 में थी तथा अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जबकि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 कर दिया गया है। 9वां अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था जो कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, तथा 10वां अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था जो कि दल परिवर्तन से संबंधित है। ओके, तथा 11वां अनुसूची आपको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया जो कि पंचायतों से संबंधित है, तथा 12वां अनुसूची आपको 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया नगर पालिका के शक्ति से संबंधित है। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुसूचियाँ हैं तथा 395 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? ओके, गणना की दृष्टि से टोटल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन नंबर ए 390 अनुच्छेद है 5 अनुसूचियाँ। ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन डी 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या क्या है? धाराओं को ही राजनीति की दृष्टि से, राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से धाराओं को भी अनुसूचियाँ कहा जाता है, लेकिन लॉ की दृष्टि से धारा और अनुसूचिया में भिन्न है। ओके, मुख्यतः केवल और केवल अनुसूचियाँ विशेष विधि या फिर सर्वोच्च विधि में रहता है। जैसे कि भारतीय संविधान सर्वोच्च विधि है, उसमें अनुसूचियाँ होती है। उसके जितने भी अधीनस्थ विधि है उसमें धाराएँ होती है। बस उसका एक एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट है तो उसमें क्या है, सेक्शन बोल के उसमें अनुच्छेद है। ओके, आर्टिकल है, जबकि अन्य सभी अधिनियम है जो भारतीय संविधान के अधीन है, जैसे आईपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, सीआरपीसी, सभी में क्या है, सभी में धाराएं हैं। जबकि भारतीय संविधान को क्या, उसके अंतर्गत क्या है, वो भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं, लेकिन राजनीति की दृष्टि से या फिर राज्य व्यवस्था की दृष्टि से इसे धारा बोला जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 356, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 404, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय संविधान बी इसका आंसर है। यानी भारतीय संविधान में कुल कितना धाराएं हैं? तो 395। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? यह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 तथा ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत अर्थात राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में बताया गया। ओके, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह शब्द कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह कनाडा के संविधान से प्रेरित है, वहाँ पर भी लिखा गया है यह शब्द, इससे संबंधित शब्द लिखी गई हैं। टोटल ऐसा नहीं है कि कनाडा के संविधान में भारत लिखा गया, भारत अर्थात इंडिया, उससे प्रभावित है यह संविधान के शब्द। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ओके, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए परिसंघ, ऑप्शन बी महासंघ, ऑप्शन नंबर सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ,
ऑप्शन डी राज्यों का संघ। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ओके, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ओके, ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ओके, तो हम आपको बता दें, भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक में क्या बताया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र बताए गए, जबकि वही अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में क्या नागरिकता बताया गया है। जबकि मूल अधिकार कहाँ से? भाग 3 में बताया गया आपको, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक बताया गया है। जबकि नीति निर्देशक तत्व तो आपको 36 से 51 तक बताया गया है। तो पूछा है नागरिकता संबंधी प्रावधान, तो नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में बताया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 2 के अंतर्गत आता है। ओके, भाग 2 के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? ओके, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 से 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 222 से 235, ऑप्शन डी अनुच्छेद 5 से 11। ओके, तो मैंने आपको बताया था अभी मूल अधिकार को ही बोला जाता है मौलिक अधिकार। ओके, तो ये आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत भाग 3 में प्रदान किया गया। ओके, इस संबंध कुछ तथ्य बताते हैं। भारतीय संविधान जो मूल अधिकार बताए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 के अंतर्गत आता है, तथा मूल अधिकार को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। BN रामचंद्र ने भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा है। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा किसने कहा है? तो BN रामचंद्र ने क्या कहा है? भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नागरिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में क्या बोलता है? समाज के कमजोर वर्ग का आरक्षण को उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। ओके, तो इसका मतलब सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थान में अनुच्छेद 16 तक प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में बताया गया विधिक समक्ष समता तथा विधिक समान संरक्षण का सिद्धांत बताया गया है आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में। तथा 17 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। वही अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है? तो यह मानव के दुर्व्यापार तथा बल श्रमण का प्रतिषेध करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 आपको शोषण के अधिकार के विरुद्ध आ जाता है। ओके, जबकि वही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 आ जाता है आपके समता के अधिकार के विरुद्ध आ जाता है। तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 भी समता के अधिकार के अंतर्गत ही आ जाता है, और 14 भी। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार बताया गया है। ओके, भाग 3 के अंतर्गत आपको अनुच्छेद 12 से 35 तक में बताया गया है। ओके, मूल अधिकार में आपको समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में समता का अधिकार बताया गया। ओके, तथा 19 से लेकर के 22 में स्वतंत्रता के अधिकार बताए गए हैं। 22 तथा 23 अनुच्छेद के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। तथा धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्राप्त किए बताए गए हैं। तथा अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत प्राप्त किए गए। तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 में संवैधानिक उपचार के अधिकार को बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया गया? ओके, देख लेते। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। मैंने आपको बताया था, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या किया गया? अस्पृश्यता को अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को अंत किया गया है, यानी छुआछूत को अंत किया गया है। ओके, जबकि
अनुच्छेद 18 में क्या गया है, अनुच्छेद 18 से उपाधियों का अंत किया गया है। जबकि अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के संबंध में अवसर का समता प्राप्त करता है। ओके, यानी सरकारी जॉब या प्राइवेट जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें क्या होती है, उसमें आरक्षण का प्रावधान बताया गया है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। ओके, जबकि अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 15 में यह बताया गया है कि धर्म, मूल, वन, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर किसी के बीच प्रतिषेध या फिर विभेद नहीं करेगा, यह राज्य का दायित्व है, जो कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद क्या 17 के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यानी भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन यानी राष्ट्रपति के फिर से राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता प्रदान करता है? आपको पता होना चाहिए अमेरिका में राष्ट्रपति केवल और केवल 2 बार ही पद धारण कर सकते हैं, जबकि भारत में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई भी हो जब तक चाहे तब तक चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका में उन्हें केवल और केवल 2 बार ही राष्ट्रपति के पद धारण करने का अधिकार प्रदान किया गया। चलिए देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत ये प्राप्त है पुनर्निर्वाचन के योग्यता, या फिर अनुच्छेद 54 के तहत, या फिर अनुच्छेद 55, या फिर अनुच्छेद 57। तो आपको बता दें हम इसका 10वां क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बनाता है, यानी उनकी योग्यता को बताता है। जबकि अनुच्छेद 52 में बताया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, जबकि अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान बताए गए अनुच्छेद 54 में। ओके, अनुच्छेद 54 में अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है तो अनुच्छेद 66 में क्या है, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान बताए गए। ओके, जब वही अनुच्छेद 57 में वही बताया गया, 57 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के पात्रता बताते हैं। जबकि अनुच्छेद 55 में बताया गया है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति बताया गया, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीति से किया जाएगा अनुच्छेद 55 में बताया गया। ओके, बहुत ज़्यादा हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(1)(a) में यानी अ में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24 में। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में यानी अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्रेस की आज़ादी को स्पष्टता नहीं बताया गया, किंतु क्या है इसके अंतर्गत प्रेस की आज़ादी अंतर्निहित है। तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत यह बताया गया। मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या बताया गया, 14 के अंतर्गत बताया गया विधिक समक्ष समता तथा विधिक समान संरक्षण बताया गया। वही अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया। अब वही 24 में क्या बताया गया है, कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। ओके, तब आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है, भारत संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रमुख अधिकार बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए वह अनुच्छेद में बताया गया 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताए गए। ओके, इसके अंतर्गत आपको है वाक्य एवं स्वतंत्रता के एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने या फिर सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता तथा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता तथा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता और किसी व्यय वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) यानी ए के अंतर्गत प्राप्त है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई, जैसे अभी बताया था। ऑप्शन ए देख लेते हैं, ऑप्शन ए 14 अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी हो गया अनुच्छेद 21 के कैपिटल ए, ऑप्शन डी हो गया अनुच्छेद 19। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डी, यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता बताए गए। जबकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, उसमें उसकी स्वतंत्रता क्या है, अंतर्निहित है। ओके, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया, विधिक समक्ष समता तथा विधिक समान संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में बताया गया है। मैंने आपको बताया, आपको याद होना चाहिए
एंड नेक्स्ट आर्टिकल यानी अनुच्छेद 25 में क्या आ गया, अनुच्छेद 25 में आ गया अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से माननीय आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आ गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। वही अनुच्छेद 21 कैपिटल ए में क्या है, तो ये 21 कैपिटल ए में क्या है, तो शिक्षा के संबंधित अधिकार बताया गया अनुच्छेद 21 ए में, जिसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था। 19 अनुच्छेद क्या हो गया, प्रेस की स्वतंत्रता से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित, ओके, यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद है कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण से संबंधित है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो 13 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 24 क्या बताया गया है, उसमें बच्चों के शोषण से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 24 में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया कि कारखाना आदि में बालकों का नियोजन से प्रतिषेध किया गया, यानी कारखाना में फिर जहाँ पे कार्य करने में बहुत रिस्क रहता है, बहुत कठिन होता है, वहाँ पर बालकों को नियोजन करने से प्रतिषेध किया जाएगा, यानी उस पर रोक लगाया जाए। ओके, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आ गया। जबकि अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया, मानव के दुर्व्यापार और बालता श्रम का प्रतिषेध किया गया। वही अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान बताए गए हैं, वाक्य स्वतंत्रता आदि संबंधित प्रावधान। ओके, अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया था, आपको याद होना चाहिए, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, यानी भारतीय संविधान के निम्न जो 4 अनुच्छेद हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था करता है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह समाहित है, तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था बताएगा 29 के अंतर्गत। 29 अनुच्छेद किसके अंतर्गत आ जाता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 तक के अंतर्गत आ जाता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, अल्पसंख्यकों का, तो अल्पसंख्यक संबंधित अधिकार आ जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में आ जाता है। ओके, जबकि 32 में क्या है, 32 में रीट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार। वही सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करता है, जबकि हाई कोर्ट किसके तहत रीट जारी करता है, 226 के आर्टिकल के तहत। उसमें भी 5 प्रकार के रीट हो जाता है, कौन कौन रीट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा, ये 5 रीट भी हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। ओके, चलिए 32 हो गया, 29 भी हो गया। अब आर्टिकल 19 देख लेते हैं। आर्टिकल 19 में बताया गया आपको वाक संबंधी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति आदि संबंधी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बताया गया। तो अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया, विधि के समान समता तथा विधि के समान संरक्षण को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत बताया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 मैंने आपको बताया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार की रक्षा के लिए रिट याचिका जारी करता है। कौन कौन जारी करता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पीछे रिट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। इसके तहत क्या बोलता है, मूल अधिकार को रक्षा करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। वही हाई कोर्ट किसके तहत जारी करता है, तो हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करके करता है। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 15 का डी। चलिए इसका आर्टिकल 54 तक लेते हैं। 54 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान बताया गया। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में बताया गया। वही अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बताया गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में, यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चला जाएगा उसकी प्रक्रिया कहाँ पे बताई गई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में बताई गई है। वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया, 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ओके, अनुच्छेद 74 में बताएंगे। ओके, 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, यानी भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व बताया गया। ओके,
ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से लेकर 46 के बीच, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 से लेकर 48 के बीच, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31 से लेकर 36 से लेकर 51 तक, ऑप्शन डी आ जाएगा 37 से लेकर 52 तक। मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, फिर किस देश के संविधान से अभिप्रेत है? तो यह आयरलैंड के संविधान से, या फिर जिसको आयरिश बोलते हैं उसके संविधान से क्या है, अभिप्रेत है। ओके, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य का अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कल्याणकारी राज्य का अवधारणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित है? तो उसका देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। 17 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 39 के अंतर्गत बताया गया है क्या है, राज्य का कल्याणकारी अवधारणा बताएंगे। तो कैसे बताया देते हैं हम आपको। आर्टिकल 39 में बताया गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति बताया गया है, यानी राज्य कौन सी नीति को अवधारण करेगा वह बताया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में। वही नीति को बताएगा जो राज्य के लिए क्या बताया गया, कल्याणकारी है। यह नीति सभी बताई गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में बताया गया। ओके, चलिए देख रहे थे 31 में क्या बताया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में आपको बताया गया है, बताया कुछ नहीं, क्या 31 क्या है, रिपील्ड है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 को रिपील किया गया, इसीलिए रिपील या फिर इसीलिए निरस्त किया गया क्योंकि इसमें बताया गया था संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद को मूल अधिकार बताया गया था। आर्टिकल 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को पहले मूल अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, यहाँ से हटा करके इसको संपत्ति के अधिकार से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 कैपिटल ए के अंतर्गत जोड़ा गया। वहाँ पे जो कि मूल अधिकार को जोड़कर क्या बताया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ओके, आर्टिकल आपको 31 हो गया। ओके, आर्टिकल 49 एंड 51 के अंतर्गत इसमें बताया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के में अभिवृद्धि करना अनुच्छेद 51 के अंतर्गत बताए गए हैं। इसमें बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि किया जाए तथा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और समन्वयपूर्ण संबंध बनाया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के प्रोत्साहन देना संबंधित आदि प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में बताया गया। और 49 में बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान, वस्तु आदि का संरक्षण करना क्या है, उसका कर्तव्य बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के अंतर्गत बताया गया है। ओके, जबकि मूल कर्तव्य कहाँ बताया गया है, मूल कर्तव्य आपको बताया गया भारतीय संविधान के भाग 4 के ए के अंतर्गत, कैपिटल ए के अंतर्गत। ओके, जिसमें क्या है, मूल कर्तव्य, इसको फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में टोटल कितने मूल कर्तव्य बताए गए, टोटल 11 मूल कर्तव्य है। ओके, मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, सोवियत संघ, ओके, यानी रूस या यूएसएसआर से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? यानी भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान बताए गए हैं कि राज्य सरकार क्या करेगा, ग्राम पंचायत का गठन करेगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 37 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो इसका 18 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी राज्य का नीति है या फिर राज्य का यह कर्तव्य है या फिर राज्य का दायित्व है कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या किया जाए, ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, राज्य का दायित्व है। ओके, अब हमको बता दें आर्टिकल 32 में क्या, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार को बचाव के लिए या मूल अधिकार को संरक्षण करने के लिए रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट होती है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। वही अनुच्छेद 37 में क्या है, तो अनुच्छेद 37 में बताया गया कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी बातें हैं उसको लागू करने का प्रावधान किस आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल 37 में बताया गया। वहीं आर्टिकल 40 में क्या बताया गया, ग्राम पंचायत का संगठन का गठन के बारे में, ग्राम पंचायत के गठन के बारे में प्रावधान बताएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? ओके, यानी मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटी को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया कौन से अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर ए। ओके, मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 कैपिटल ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 बी तथा ऑप्शन डी 39 सी। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 कैपिटल ए में क्या किया गया? मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। ओके, मूल कर्तव्य कहाँ से जोड़ा गया? रूस से लिया गया है। ओके, मूल कर्तव्य को भारत संविधान के भाग 4 के कैपिटल ए में जोड़ा गया है तथा मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 कैपिटल ए जोड़ा गया, जिसे मूल कर्तव्य कहा जाता है। मूल कर्तव्य में केवल और केवल एक ही अनुच्छेद है, आर्टिकल 51 कैपिटल ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन 50 कैपिटल ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 कैपिटल ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 कैपिटल ए तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 52 कैपिटल ए। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 51 के कैपिटल ए में बताया गया है मौलिक कर्तव्य। ओके, जैसे मैंने अभी पूर्व बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताएंगे? ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी 50, यह क्या होगा? 50 सी में आपको बी भी आएगा, 52 सी 53, डी 54। गलत ऑप्शन टाइप हो गया, सॉरी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सी कहने का मतलब अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में क्या है हमको बताते हैं? मूल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी अभिवृत्ति को बताया गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में। ओके, जबकि 52 में क्या बताया गया? भारत के एक राष्ट्रपति का यह बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, जबकि 53 में क्या होगा? 53 में संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, यह बताया गया है 53 में। ओके, संघ के कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगा तथा जिनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 के अंतर्गत बताया गया है। चलिए 53 में आ गया आपको 53, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 में बताएंगे। ओके, जब बता दें 51 में क्या है? 51 में बताया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि करने संबंधी प्रावधान है। ओके, क्योंकि 52 में बताया गया भारत के एक राष्ट्रपति होगा। 53 में तो बताएं थी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ओके, तथा जिनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। तो ऑप्शन एंड सेक्शन आर्टिकल 54 क्या हो गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान हो गया। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। तो राष्ट्रपति हो गए 54 और उपराष्ट्रपति 66 अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाता है? ओके, यानी भारत के राष्ट्रपति पर कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उस पर महाभियोग चलाया जाता है? महाभियोग को इम्पीचमेंट भी बोला जाता है। ओके, इसका ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, इसमें भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी आपको 75 और 76 भी है, तो ऑप्शन डी 85, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। चलिए इसको बता देते हैं हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने का प्रावधान बताता है? यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है। ओके, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई। ओके, जबकि वही 75 में क्या बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध बताए गए हैं। ओके, 76 में बताया गया भारत का एक महान न्यायवादी होगा, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान न्यायवादी। ओके,
76 में बताया गया है। वही भारतीय संविधान के 85 में क्या बताया गया है, संसद के सत्र 17 अवसान और विघटन संबंधित प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। चलिए देख लेते हैं। इसका आर्टिकल आ गया आपको, पहला आर्टिकल 52, ऑप्शन बी आर्टिकल 53, तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 तथा अनुच्छेद ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 63 के अंतर्गत बताया गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति है। ओके, 63 में भारत का उपराष्ट्रपति हो गया, तो ये भारत का राष्ट्रपति, 52 में भारत का राष्ट्रपति होता है। ओके, तथा भारत संविधान का अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है, 52 में भारत के राष्ट्रपति एंड 63 में भारत के उपराष्ट्रपति आ गया। ओके, एंड 53 में क्या है, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति को बताया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ओके, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में क्या बताया गया है, 76 में क्या, भारत का महान्यायवादी को बताया गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 73, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। तो इसका सही आंसर हो जाता है 24 का ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, भारत संविधान के अनुच्छेद 75 में बताया गया। ओके, चलिए अब बता दें 73 में क्या बताया गया, संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया अनुच्छेद 73 में। ओके, वही 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, 74 में बताया गया है। वही 76 में भारत के महान्यायवादी तथा 75 में बताया गया है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो गए। प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत बताए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। ओके, ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी ऑप्शन अच्छा उल्टा इसमें ऑप्शन है, क्या बात है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। 25 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 75 में बताया गया है। 25 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के गठन के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 में। ओके, 75 में हो गए। एंड 32 में क्या हो गया, 32 में मूल अधिकार के रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। मैंने बताया मंत्री प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। वही अनुच्छेद 75 में क्या है, मंत्रियों के बारे में उपबंध बताया गया है। तथा 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। 75 में बताया गया है कि मंत्रीगण लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे तथा मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम ही बताया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में। ओके, तथा अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 में आपको यह जो अनुच्छेद है मूल अधिकार से संबंधित है। ओके, जिसमें बताया गया है कि धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत बताया गया है। ओके, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 क्या है, यह इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय पात्र लगता है। ओके, 352 में राष्ट्रीय पात्र लग गया, जबकि अनुच्छेद 356 में क्या आ जाता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन हो गया, वो हो गया। तो 360 में क्या होता है, 360 में राष्ट्रपति क्या लगता है, आर्थिक आधार पर इमरजेंसी लगाता है। क्या अनुच्छेद 370 के 370 के अंतर्गत 370 के अनुच्छेद के अंदर क्या करता है, राष्ट्रपति 370 नहीं 370 तो जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान की बात करता था। ओके, सॉरी मिस्टेक हो गया। अनुच्छेद 352 एंड 356 360 है, सॉरी 370 है। 360 में वित्तीय अपराध की बात की गई है। ओके, जबकि अनुच्छेद 356 में बताया गया राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में। ओके, जबकि 356 एंड 352 में क्या बताया गया, राष्ट्रीय पात 352 में बताया, 352 में राष्ट्रीय पात, 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र, 360 में वित्तीय पात। 52 4 56
56 4 60, 4 का डिफरेंस है। ओके, इसको याद करने के लिए ये आइडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 79। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है बताया गया भारतीय संविधान अनुच्छेद 76 में। ओके, बता दें 79 में क्या बताया गया? संसद का गठन बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का गठन बताया गया है। ओके, 76 में हो गया भारत का महान न्यायवादी, 79 में संसद का गठन आ गया। वही भारत संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति का बताया गया है। भारत को उपराष्ट्रपति 63 में हो गया, तो राष्ट्रपति 52 में हो गया राष्ट्रपति भारत के। ओके, जबकि 53 में क्या होगा? संघ के कार्यपालिका शक्ति बताया गया भारत संविधान के अनुच्छेद 53 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन से अनुच्छेद? ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी अनुच्छेद 82, ऑप्शन सी अनुच्छेद 83, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। तो 27 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 85 के अंतर्गत बताया गया है कि संसद का जो अधिवेशन चलता है उसके मध्य 6 माह के अंतराल होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 में बताएंगे। ओके, तो 85 में हो गया। चलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 में क्या है? 81 में बताया गया है कि लोकसभा के संरचना संबंधित प्रावधान 81 में बताया गया है। ओके, तथा 82 में बताया गया है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन बताया गया है अनुच्छेद 82 में। वही 83 में बताया गया है संसद के सदनों की अवधि बताई गई 83 में। ओके, तथा 85 में क्या बताया गया? संसद के सत्र या सत्रावसान या विघटन मंत्र प्रावधान, यानी एक संसद के एक सदन या 2 सदनों के बीच कितने माह के डिफरेंस होगा वो बताया गया है। 6 माह के बीच 6 माह का अंतराल होता है, तथा संसद का सत्रावसान कब होगा तथा विघटन आदि संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 85 में बताए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? यानी लोकसभा को भंग भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी अनुच्छेद 95, ऑप्शन बी हो गया 95, ऑप्शन सी हो गया 356, तो ऑप्शन डी हो गया अनुच्छेद 365। 28 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 85 के अंतर्गत बताया गया है कि लोकसभा को भंग किया गया है। ओके, लोकसभा क्या है? अस्थायी संसद है। ओके, यह 5 साल पर प्रति 5 साल में भंग किया जा सकता है, भंग होता है। ओके, एंड राज्यसभा क्या है? राज्यसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। ओके, कि 1/3 सदस्य 2 साल पे के अंतराल पे आते जाते रहते हैं। ओके, आपको हो गया राज्यसभा हो गया। वही प्रावधान स्टेट लेवल पर विधान परिषद में आ जाता है। विधान परिषद भी क्या होती है? अस्थायी सदन होता है, या कभी भंग नहीं होता है। इसके भी 1/3 सदस्य 2 साल में आते जाते रहते हैं। ओके, तथा विधान सभा हो गया स्टेट लेवल पर, विधानसभा भी होता है, अस्थायी सदन होता है। ओके, तथा यह भी 5 साल पे भंग होता रहता है। ओके, तथा विधानसभा हो गया 5 साल पे, अस्थायी सदन ऊपर हो गया। संसद में हो गया आपको लोकसभा हो गया 5 साल पे, अस्थायी सदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया नहीं? संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत ज्वाइंट सेशन का संसद के ज्वाइंट सेशन का प्रावधान किया गया? ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 106, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बताया गया है कि क्या बताया? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबंधित प्रावधान बताया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 108 में बताया गया है। क्या बात करते? हाँ, 108 में बताया गया है भारतीय संविधान का ज्वाइंट सेशन बोला जाए। ज्वाइंट सेशन में कौन कौन आता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों ज्वाइंट सेशन में सम्मिलित होते हैं। ज्वाइंट सेशन में विधेयक किया जाता है। ओके, जबकि भारतीय संविधान के 110 क्या है? धन विधेयक के संबंधित परिभाषा बताती है। 110 में भारतीय संविधान के धन विधेयक की परिभाषा बताती है। यह धन विधेयक की परिभाषा किसकी होती है? तो संसद के धन विधेयक की परिभाषा होती है। वही राज्य के विधानमंडल के, यानी राज्य के विधानमंडल के धन विधेयक की परिभाषा कहाँ बताई गई है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा स्टेट लेवल का 199 में, संसद के धन विधेयक का 110 यानी 110 में बताए गए। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका 109 में क्या बताया गया है? 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताई गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में, तथा भारतीय संविधान के 108 में बताए गए संयुक्त बैठक संबंधित प्रावधान कहे गए हैं। ओके, संयुक्त बैठक को लोकसभा, संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है या आहूत करता है? तो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ओके, संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ओके, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किया जाता है। ओके, एंड ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता किया जाता है। तथा संयुक्त बैठक में क्या होता है? संयुक्त बैठक में धन विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता है। ज्वाइंट सेशन के अंतर्गत धन विधेयक को पारित नहीं किया जाता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या जाता है? इसमें है कि ज्वाइंट सेशन आ गया, संयुक्त बैठक आ गया। ओके, इसमें क्या होता है? संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है यानी आहूत करता है। ओके, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक में क्या होता है? धन विधेयक को लागू नहीं किया जाएगा। ओके, लागू नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 हो गया, 30 देख लेते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बताया गया है ज्वाइंट सेशन। अभी मैंने आपको बताया, फिर से दोहरा देते हैं। ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है? ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति आहूत करता है, बुलाने के तत्पर वही आहूत करता है। ओके, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ज्वाइंट सेशन में धन विधेयक को लागू नहीं किया जाएगा। सही है, धन विधेयक ज्वाइंट सेशन में धन विधेयक को लागू नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में बताए गए। ओके, जबकि 110 में क्या बताया गया? 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। किसकी धन विधेयक? तो संसद वाली धन विधेयक। राज्य के विधानमंडल वाले धन विधेयक की परिभाषा कहाँ दी गई है? 199 में परिभाषा दिया गया। ओके, एंड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में क्या बताया गया? संसद के सदनों के तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां संबंधित विशेषाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में बताए गए हैं। ओके, जबकि महान न्यायवादी के विशेषाधिकार कहाँ बताया गया है? महान न्यायवादी के विशेषाधिकार भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत बताया गया है। ओके, और महान न्यायवादी कहाँ बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद, महान न्यायवादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।